हेलो बच्चों, आज हम शुरू करें। हमारा आज का टॉपिक है बेटो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सा लॉ पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसने बताया था उसका क्या नाम है? एंटोनी लुइजर। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को जिसने प्रपोज किया था, जिसने बताया था, उसका नाम क्या है? एंटोनी लुइजर। उन्होंने क्या कहा था? इन फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि ये है कि यदि आप कोई फिजिकल चेंज करते हो या कोई भी केमिकल चेंज करते हो किसी रिएक्शन के अंदर, जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो बराबर होगा आपके पास में किसके? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज मास रिमेन्स कंजर्व। मतलब कि आप यदि इसका मतलब यही है कि आप यदि कोई फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज करते हो तो आपके पास में मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब यही है कि जो आपके पास में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का है वही आपके पास में किसका रहेगा? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड 15 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इट गिव्स 12 ग्राम of AgCl precipitate and 13 ग्राम of NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कहता है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl को, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ NaCl को, ठीक है, ऐड किया कितने में? 15 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर। तो कहता है क्या देता है वो? सिल्वर क्लोराइड देता है आपके पास में। AgCl प्रिसिपिटेट देता है कितना? 12 ग्राम। एंड 13 ग्राम क्या देता है? सोडियम नाइट्रेट। तो हमें बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को प्रूव करता है या नहीं करता। तो प्रूव कब करेगा? जब हमारे पास रिएक्टेंट किसके बराबर आ जाएगा? प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ चेक करेंगे। 10 ग्राम तो क्या है? NaCl। और 15 ग्राम क्या है? AgNO3। दोनों को ऐड किया कितना गया? 25 ग्राम। AgCl कितना है? 12 ग्राम। NaNO3 कितना है? 13 ग्राम। दोनों को ऐड किया कितना गया? 25 ग्राम। तो मैंने यहाँ से क्या देखा कि जो रिएक्टेंट वो भी कितना है? 25 ग्राम। और प्रोडक्ट वो भी कितना है? 25 ग्राम। इसका मतलब ये है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो बराबर है किसके? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। और यही क्या क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ क्या हो जाएगा? प्रूव। इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ग्राम ऑफ कॉपर इज बर्न्ड इन 15 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ कॉपर को जलाया जाता है 15 ग्राम ऑक्सीजन में। तो इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू, तो यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है? ट्रू है। मतलब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इसके लिए क्या है? ट्रू है। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस। तो हमें मास बताना है किसका? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर, ठीक है, को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो 10 ग्राम क्या है? कॉपर। 15 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। तो कॉपर को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। और हमें इस कॉपर ऑक्साइड की वैल्यू भी बतानी है। और कह रहा है कि इस स्टेटमेंट के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है? ट्रू। तो यदि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ट्रू है तो हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ट्रू होता है तो क्या डेफिनेशन होती है भाई? कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो 10 ग्राम और 15 ग्राम टोटल कितने हो गया आपके पास में? 25 ग्राम। तो ये क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट। ये तो बराबर होगा किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपके पास में? मतलब क्या चीज है? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 25 ग्राम। क्योंकि स्टेटमेंट में दे रखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के लिए क्या है? ट्रू है। तो जो आपके पास में रिएक्टेंट की वैल्यू होगी वही किसकी होगी? प्रोडक्ट की। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 25 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि भाई दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। यह जो लॉ है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि वहाँ जो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि वह लार्ज एनर्जी का चेंज होता है जिसकी वजह से, ठीक है, आपके पास में, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये फॉर किसके लिए? न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी क्या होता है? इसमें भी यही होता है कि भाई जब भी हम कोई फिजिकल या केमिकल चेंज करते हैं, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज और न्यूक्लियर चेंज, तो टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी में क्या होगा कि भाई यदि हम कोई फिजिकल या केमिकल चेंज करते हैं, कोई न्यूक्लियर चेंज करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का है और एनर्जी जो है रिएक्टेंट की वो बराबर होगी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट और उसकी एनर्जी के बराबर आएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो देखो इसमें एनर्जी वर्ड जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके पास में, ठीक है, जो रिएक्टेंट की जो मास और एनर्जी है और जो प्रोडक्ट की मास और एनर्जी होगी वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is added to a solution of HCl weighing 10.0 ग्राम। ये कहता है कि जब हमने 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, वो कितना है 4.2 ग्राम को ऐड किया किसके सॉल्यूशन के अंदर, HCl के सॉल्यूशन के अंदर, और HCl कितना है 10.0 ग्राम, मतलब HCl कितना आपके पास में 10 ग्राम। फिर कहता है कि इट इज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया है कि 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज, कि वहां से, ठीक है, 2.2 ग्राम CO2 रिलीज होती है एटमोसफेयर के अंदर, और द रेजिड्यू, जो बाकी जो बच गए अवशेष, ठीक है, इज लेफ्ट बिहाइंड इज फाउंड टू बी 12.0 ग्राम। वो बचते हैं आपके पास में कितने, 12.0 ग्राम। सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमें ये बताना है कि ये सारी जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे करती है या नहीं। तो NaCO3 जब HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, NaCl प्लस में H2SO3, NaCl प्लस में H2CO3। लेकिन यहाँ जो H2CO3 जो है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। H2CO3 कैसा होता है, अनस्टेबल। तो ये टूट जाता है किसमें, H2O प्लस में CO2, H2O प्लस में CO2। तो इन दोनों को जब सोडियम कार्बोनेट HCl को ऐड किया गया तो उसने बताया कि भाई जो CO2 है एटमोस्फेयर के अंदर कितनी है, 2.2 ग्राम, और जो लेफ्ट रेजिड्यू बच गया, मतलब क्या क्या, NaCl और H2O, ठीक है, वो उसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू दे रखी कितनी, 12 ग्राम। अब हमें पता है कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा, इस ऑब्जर्वेशन सही होगी तो क्या होना चाहिए आपके पास में कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होना चाहिए किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो दोनों की वैल्यू को लिख लो। रिएक्टेंट कितना है 4.2 ग्राम और 10 ग्राम, और इधर कितना है 12 ग्राम और 2.2 ग्राम। दोनों का ऐड कितना आया 12, 14.2 ग्राम। इधर भी कितना है 14.2 ग्राम। तो हमने क्या देखा कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, इक्वल है। और रिएक्टेंट की जो है और जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू आई है वो दोनों क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। Loiser saw that when mercury oxide was heated, it produced free mercury and oxygen। लोइजर ने बताया कि जब मरकरी ऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो वो, ठीक है, मरकरी और ऑक्सीजन देती है। तो एक एक्सपेरिमेंट में 100 ग्राम ऑफ मरकरी ऑक्साइड को जब गर्म किया तो हाँ, तो आप 92.6 ग्राम क्या मिला, मरकरी, एंड x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वाज प्रोड्यूस। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कहता है कि 100 ग्राम मरकरी ऑक्साइड को जब हीट किया तो 92.6 ग्राम आपको मरकरी मिली, और ऑक्सीजन हमें फाइंड आउट करनी है, वो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स। तो एक्स वैल्यू हमें यहाँ से क्या करनी है, निकालनी है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, तो हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना, टोटल 100 ग्राम, और मरकरी कितना है 92.6, और ऑक्सीजन हमें देने रखा वो हमें कैलकुलेट करना कितना है, एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 100 माइनस 92.6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.4 ग्राम। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.4 ग्राम। इट मीन्स यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 7.4 ग्राम। कितनी आ गई 7.4 ग्राम। देखिए बच्चों, तो हमारा अगला न्यूमेरिकल है x ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट ऑन डिकम्पोजिंग प्रोड्यूस 1.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2.9 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहता है कि पोटेशियम क्लोराइड को जब डिकम्पोज किया जाता है तो वह टूट जाता है किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में, ठीक है, एंड ऑक्सीजन के अंदर। तो जब टूटता है तो कहता है कि पोटेशियम क्लोराइड की वैल्यू दे रखी 2.9 ग्राम,
और ऑक्सीजन की वैल्यू दे रखी है 1.9 ग्राम। तो हमें पोटेशियम क्लोरेट बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट की वैल्यू कितनी आएगी। तो एज वी नो दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना 2.9 प्लस में 1.9, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4.8। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 4.8, और x क्या है हमारे पास KClO3। तो KClO3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.8 ग्राम, 4.8 ग्राम। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का दूसरा नाम ही क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो बेटा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उसको जिसने प्रपोज किया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, जोसेफ प्रस्ट। उसका क्या नाम है, जोसेफ प्रस्ट, या शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं उसको जेएल प्रस्ट के नाम से जानते हैं, जोसेफ प्रस्ट या जेएल प्रस्ट। तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट में क्या कहा था कि एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम रेशियो बाय मास। इसका मतलब क्या है कि एक केमिकल कंपाउंड जहां से भी बना हो, ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड जहां से भी बना हो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे और उसी के फिक्स रेशियो मास में होंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी कंपाउंड है आपके पास में तो कहीं से भी बना हो, ठीक है, कैसे भी बना हो, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सारे सेम होंगे और उसी के मास के रेशियो में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक CO2 का एग्जांपल लेता हूँ। तो जैसे CO2 है, CO2 कैसे बनता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को ऐड किया क्या बना, CO2 बना। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 से बना तो भी क्या बना, CO2 बना। CH3 को डिकम्पोज किया, हीट किया तो भी क्या बना, CO2 बना। ठीक है, मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो भी क्या बनता है, CO2। तो कहता है कि ठीक है आपके पास में CO2 कैसे भी बन रहा हो, कहीं से भी बन रहा हो, लेकिन CO2 के अंदर एलिमेंट तो क्या है, सेम ही होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ चार रिएक्शन लिख रखे हैं, चारों में क्या है, CO2 बन रहा है। तो कहता है कि भाई ठीक है कोई भी कंपाउंड कैसे भी बना हो लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट वो सारे क्या है, सेम, और उनके जो मास का रेशियो वो भी क्या होगा, सेम होगा। चेक कर लेते हैं। यहाँ कार्बन है तो कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो एक का मास कितना होता है 16, तो दो ऑक्सीजन कितनी है 2, 2 इंटू में 16। सेम इसी तरह इसमें, ठीक है, CO2 कार्बन का 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 2 इंटू में 16। इसी तरह इस वाले में CaCO3 वाली में कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 2 इंटू में 16। सेम इसी तरह मेटल कार्बोनेट में कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 12, 2 इंटू में 16। तो हमने इसमें ये देखा कि अलग अलग चार प्रकार की केमिकल रिएक्शन थी, चारों में CO2 बन रहा है। तो स्टेटमेंट यही कहती है कि केमिकल कंपाउंड जहां से भी बना उसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो एलिमेंट तो क्या है, CO2 के अंदर कार्बन ऑक्सीजन है, एलिमेंट तो क्या है सेम, और उनके मास का रेशियो भी क्या है, सेम। और बेटा बता देता हूँ आपको कि मास का रेशियो भी और परसेंटेज भी हम निकालें कार्बन और ऑक्सीजन की, वो भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। परसेंटेज ऑफ कार्बन सभी और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन सभी में चेक करेंगे वो भी क्या आएगी आपके पास में, सेम ही आएगी। तो एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिनमें दोनों में मास और परसेंटेज दोनों का एक साथ रख के दिखाता हूँ। तो आप मास से निकाल लो यहाँ पर, फिर परसेंटेज से निकाल लो यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम आएगी। मास के निकालोगे तो मास के सभी की वैल्यू सेम आएगी, परसेंटेज निकाल के करेंगे तो परसेंटेज की सभी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल कर रहा हूँ जिसमें आपको दोनों से करके दिखाऊंगा मैं, मास से भी और परसेंटेज से भी। देखिए देखिए, सी वाटर है, रिवर वाटर है, गंगा जल है और रेन वाटर है। तो जी पानी किसी का ही हो, चाहे आपके पास में समुद्र का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे गंगा जल हो, चाहे वर्षा का पानी हो, आपके पास में वाटर का जो फार्मूला है वो चेंज नहीं होगा। वाटर का फार्मूला तो क्या रहेगा, सभी के अंदर क्या आएगा, सेम। तो सी वाटर है तो भी हम क्या लेंगे, H2। रिवर वाटर का क्या फार्मूला होगा, H2। गंगा जल का क्या होगा, H2। रेन वाटर क्या होगा, H2। अच्छा इनमें एलिमेंट क्या क्या है H2 के अंदर, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और रिवर वाटर में भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। गंगा जल में भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और रेन वाटर में भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एक का मास 1 होता है लेकिन टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। सेम सिमिलरली इसी तरह सभी में हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का कितना 16। इसमें भी
हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास कितना 16, हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास कितना 16। तो इनके मास का रेशो निकालोगे तो मास का रेशो निकालो कितना आ जाएगा 1:8, 1:8, सभी का कितना आ जाएगा 1:8। तो कहने का अर्थ है आपने किसी का भी मास का रेशियो निकाला तो सारा का सारा क्या आया सेम। यही तो डेफिनेशन थी कि केमिकल कंपाउंड जहाँ से भी बना है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे सेम, और उसी के फिक्स रेशियो मास में होंगे। तो हमने चेक कर लिया जी H2 था, चाहिए तो वो सी वाटर का था, चाहिए रिवर वाटर का था, या गंगा जल का था, या रेन वाटर का था, सभी का मास का रेशियो कैसा आ गया सेम। नहीं तो आप मास का रेशियो चेक कर ले या परसेंटेज से, तो ये तो हो गया किससे मास से, तो आप परसेंटेज से चेक कर लो। अब परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा टोटल हाइड्रोजन का मास कितना है 2, 2 है, और टोटल कितना हो जाएगा नीचे किससे डिवाइड कर दो टोटल, तो ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 2, टोटल कितने हो गए 18। और परसेंटेज निकालने कितने से कर दोगे 100। हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन के मास को टोटल मास से क्या कर दो डिवाइड कर दो और इंटू में 100। तो किसकी परसेंटेज आ जाएगी हाइड्रोजन की, कितनी आ गई 11.11। अच्छा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, टोटल कितना है 18 और इंटू में 100। तो यहाँ से परसेंटेज कितनी आ गई 88.88%। तो इसी तरह हम किसी के लिए निकालेंगे तो सभी के लिए यहाँ पर क्या आएगी परसेंटेज क्या आएगी सेम। सही, तो सी वाटर के लिए निकालेंगे जब भी यही वैल्यू आएगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, चाहे रेन वाटर के लिए निकालेंगे जब भी यही वैल्यू आएगी, या गंगा जल के लिए निकालेंगे जब भी हमारी क्या आएगी सेम। तो वैल्यू क्या आएगी सेम ही आएगी। नेक्स्ट देखते हैं 1.80 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल burnt in oxygen gave 3.0 ग्राम ऑफ इट ऑक्साइड। कहता है कि 1.8 ग्राम कोई मेटल को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो 3.0 ग्राम क्या देती है ऑक्साइड देती है। इसी तरह 1.50 ग्राम उसी मेटल को जलाया जाता है, ठीक है, इन स्टीम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गेव देती है आपके पास में कितना 2.50 ग्राम ऑफ इट ऑक्साइड। तो यहाँ कितना देती है 2.50 ग्राम। सो दैट द रिजल्ट इलिस्ट्रेटेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कहता है कि ऊपर जो आपको जो रिजल्ट दिए गए हैं क्या वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, ठीक है, प्रूव करते हैं या नहीं करते, इस रिजल्ट से हमें शो करके दिखाना है। तो हमारे पास दो रिजल्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो दोनों से हमें वो ये चेक करके करना कि अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी तब तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है सही है इस डाटा के लिए, अगर सही नहीं आता तो सही नहीं है। तो हम चेक करते हैं। तो मास ऑफ मेटल कितना दे रखा है 1.80 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो हमें मास ऑफ ऑक्साइड दे रखा है कितना 3.0 ग्राम। तो हम 3 में से 1.8 मेटल घटा दी तो किसकी वैल्यू आ जाएगी ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी। 3 में से मतलब मास ऑफ ऑक्साइड कितना है 3, और उसमें से मैं क्या घटा दूं मेटल घटा दूं तो क्या बच जाएगा ऑक्सीजन। तो 1.8 क्या है मेटल और 3 क्या है मेटल ऑक्साइड। तो मैंने मेटल ऑक्साइड में से मेटल की वैल्यू घटा दी तो मेरे पास क्या आ गई ऑक्सीजन 1.2 ग्राम। अब मैंने क्या किया कि 1.80 ग्राम मेटल था 1.2 ग्राम ये था, तो छोटी वाली टर्म से मैंने दोनों को क्या कर दिया डिवाइड, ठीक है। तो 1.80 को 1.2 से किया तो कितना आ गया 1.5, और 1.2 को 1.2 से किया तो कितना आ गया 1। मेरे पास मास ऑफ इन दोनों का जो रेशियो था वो कितना आ गया 1.5 और 1। सेम दूसरा डाटा क्या दे रखा था कि हमारे पास कि 1.5 ग्राम, ठीक है, क्या है मेटल है, और 2.50 ग्राम क्या है मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ से भी जब हम मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 2.5 ग्राम है वो मास ऑफ किसका है ऑक्साइड का है, इसमें से किसको घटा देंगे 1.5, वो क्या है मास ऑफ मेटल। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 1.0। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या बची, तो फिर यहाँ से क्या बचा 1.5 तो मेटल है और यहाँ से मास ऑक्सीजन कितना है 1.0। आप इन दोनों डाटा को देखो, इन पहले वाले को दूसरे दोनों, क्या दोनों के मास की वैल्यू सेम नहीं आ गई। देखो यहाँ भी कितनी है मास ऑफ मेटल कितना है 1.5, और यहाँ भी मास ऑफ मेटल कितना है 1.5 है, और यहाँ कितना है मास ऑफ ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ भी कितना है 1। तो ये दोनों वैल्यू मास दोनों का क्या आ गया सेम आ गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या करता है प्रूव करता है। तो मास से निकाल ले तो भी ठीक है, अगर आप इसको क्वेश्चन को यहाँ तक कर देते हो तब भी ठीक है, ठीक है। कि आप यदि आपने परसेंटेज से निकालना चाहते हो तो परसेंटेज से निकाल लो जब भी, ठीक है, वो भी क्या आएगा सही आएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। तो ये तो किसके केस का हो गया मास के केस में आप निकालते हो तो मास दोनों को क्या आ गया सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो क्या है प्रूव होता है।
यदि आपने मास से ना निकाला हो, परसेंटेज से निकाला हो, तो भी आप करके देख सकते हैं। तो परसेंटेज से निकालेंगे तो मास ऑफ मेटल कितना है 1.80 ग्राम। मास ऑफ ऑक्साइड टोटल कितना दे रखा हुआ, कितना है 3। परसेंटेज निकालो कितना आ जाएगा 60%। ठीक है, अब वही मास ऑफ ऑक्सीजन निकालो, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 में से 1.80 घटाओ वही कितना 1.2। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास में कितना आ गया 40%। अगर यही डाटा आपके पास दूसरे के लिए आ जाता है तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या करेगा, सिद्ध करेगा। तो दूसरे के लिए चेक करते हैं। परसेंटेज ऑफ मास ऑफ मेटल कितना दे रखा है, दूसरा डाटा कितना दे रखा है 1.5 और टोटल कितना है 2.5 और इनटू में 100 तो कितना आ गया 60%। परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास कैसे निकालोगे, मास ऑफ ऑक्साइड में से क्या घटा दोगे मेटल का, तो कितना बचेगा 1.0 अपॉन में 2.5 इंटू में 100 तो कितना आ गया 40%। तो जो हमने परसेंटेज निकाला, जब भी दोनों दोनों केस में दोनों की वैल्यू क्या आई, सेम आई। पहले वाले केस में मास ऑफ मेटल कितना है 60% परसेंटेज ऑफ, और सेकंड केस में परसेंटेज ऑफ मास ऑफ मेटल कितना है 60%। ठीक है, और पहले वाले में परसेंटेज ऑफ मास ऑक्सीजन कितनी है 40% और दूसरे वाले में परसेंटेज ऑफ मास ऑक्सीजन कितनी है 40%। तो दोनों डाटा क्या है सेम। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपके पास में किसको, ये ला जो डाटा दिया गया है ये सही है किसके लिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए। 0.243 ग्राम of magnesium on burning with oxygen yield 0.4030 ग्राम of magnesium oxide। ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट का डाटा दे रखा है। एक्सपेरिमेंट सेकंड क्या है 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन यील्ड 0.302 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रूव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहाँ हमें दो डाटा गिवन है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि मैग्नीशियम को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें ऑक्सीजन ऑक्साइड मिलता है। तो हमें जो डाटा दे रखा है वो मैग्नीशियम का दे रखा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का दे रखा है। तो दो डाटा दे रखे हैं, दोनों कहता कि दो डाटा दे रखे हैं, इनसे आपको एक प्रूव करके बताना है कि डाटा सही है, ये मतलब सही है क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए। तो हम चेक करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या है देखो, मैग्नीशियम दे रखा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रखा है। मैग्नीशियम कितना दे रखा है 0.243 और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना दे रखा है 0.403। ऑक्सीजन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ऑक्सीजन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम की वैल्यू घटा देंगे, किसकी आ जाएगी ऑक्सीजन की आ जाएगी। तो 0.403 में से 0.243 घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, ऑक्सीजन कितनी आ गई 0.160। तो मैंने यहाँ लिख ली कितनी आ गई 0.160। अब एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड का डाटा देख लेते हैं। मैग्नीशियम कितना दे रखा है 0.182 और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना दे रखा है 0.302। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ऑक्सीजन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम की वैल्यू को घटा देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी ऑक्सीजन की। मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना दे रखा है यहाँ पर 0.302 और मैग्नीशियम कितना दे रखा है 0.182। घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.120। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट का, ठीक है, रेशियो निकालेंगे किसका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। और एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड से रेशियो निकालेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। यदि दोनों का मास का रेशियो कैसा आ जाए सेम आ जाए तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या करेंगे प्रूव करेंगे। तो हम चेक करेंगे। तो हम पहले निकालें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, इसको सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 3:2। कितनी आ गई 3:2। दूसरा डाटा को सोल्व किया तो हमारे पास 0.182 को डिवाइड किया ऑक्सीजन के से कितने से 0.120 से। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 3:2। दोनों ही केस में एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट से भी और एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड से भी दोनों से हमारी वैल्यू जो है वो कैसी आई सेम आई। ठीक है, रेशियो जो कैसा आया सेम आया। रेशियो सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये जो डाटा दे रखा है हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, ये क्या है वैलिड है। ठीक है, तो डाटा हमें दे रखा है ये कैसा है वैलिड है। हमारे पास एग्जाम्पल अब SO2 वाज प्रीपेड बाई, ठीक है, SO2 को तैयार किया जाता है बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन, मतलब सल्फर को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा SO2, सल्फर प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अच्छा नंबर सेकंड, रिएक्टिंग सोडियम सल्फाइड विद डाइल्यूट H2SO4। सोडियम सल्फाइड मतलब Na2SO3 की रिएक्शन, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है Na2SO4
प्लस में H2SO3, और H2SO3 क्या होता है, अनस्टेबल होते ही फर्दर टूट जाता है किसमें, H2 प्लस में SO2। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल गया, SO2। नंबर थर्ड, हीटिंग कॉपर विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, कॉपर को हीट किया जाता है किसके साथ में, H2SO4 के साथ में। तो कॉपर प्लस में H2SO4 की रिएक्शन, ठीक है, तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस में H2O। तो तीनों ही चीजों, तीन स्टेटमेंट देखिए, तीनों से हमें क्या मिला है, SO2। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, इट वाज फाउंड इन इन ईच केस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:1। कहता है कि ये कंबाइन होंगे तो इनका रेशियो कितना होगा, 1:1। द डाटा इलस्ट्रेटेड द लॉ ऑफ, ये डाटा किसके लिए ठीक होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए, मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिए, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि भाई, यहाँ देखो इसका मास निकालो कितना है, 32, सल्फर कितना हो 30, तो ऑक्सीजन कितने, एक, और एक का मास कितना 16, दो का कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1, कितना आ जाएगा, 1/1। सेम इसी इसके लिए निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/1। और सेम इसके लिए निकालो कितना आ जाएगा, 1/1। अब देखो SO2 बन तो रहा अलग अलग जगह से, लेकिन कंपाउंड तो क्या है, सेम ही है, और उसके अंदर एलिमेंट भी क्या है, सेम ही है। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन, और सभी का रेशियो कितना है, 1:1। तो ये स्टेटमेंट तो कौन कहती है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये जो डाटा दे रखा है ये किसके लिए ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए क्या होगा, ठीक होगा। लिमिटेशन क्या क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की लिमिटेशन। तो दिस लॉ फेल्स इन केस ऑफ आइसोटोप, दिस लॉ फेल्स इन केस ऑफ आइसोमर। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आइसोटोप और आइसोमर के केस में दोनों में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जैसे कि एक तो मैं दोनों में से एक तो एक्सप्लेन करके बताऊंगा आइसोटोप के लिए आपको कैसे फेल हो जाता है। देखिए कि कोई भी कंपाउंड है, आइसोटोप का हम कंबाइनिंग एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। तो आइसोटोप क्या होता है कि सेम एलिमेंट होते हैं लेकिन डिफरेंट क्या होता है, मास। ठीक है, आइसोटोप क्या होते हैं, एलिमेंट तो सेम होते हैं लेकिन उनका मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन का आइसोटोप लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, 1H1, ठीक है, 2H1 और 3H1। तो दो के लिए चेक कर लेते हैं, 1H1 और 2H1 के लिए। तो देखिए, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बनता है, H2। तो H2 है, तो इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप ले रखा है 1H1। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर कितना है, 1। और यहाँ ऑक्सीजन का आइसोटोप ले रखा है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर कितना है, 16। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है, H2। ठीक है, तो यहाँ देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और एक का मास कितना है, 1। ठीक है, 1 × 2, और ऑक्सीजन कितनी है, एक, और एक का मास कितना है, 16। तो दोनों के ये मास का रेशो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2:16, कितना आ गया, 1:8। अब सेकंड आइसोटोप लेते हैं। सेकंड आइसोटोप क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मास नंबर कितना है, 2। मतलब कौन सा है, ड्यूटेरियम वाला। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, D। ठीक है, ऊपर कितना 2 और नीचे कितना 1, मतलब एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, ऑक्सीजन का बड़ा आइसोटोप सेम रहेगा आपके पास में, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर कितना है, 16। फार्मूला तो क्या बनेगा, H2, या अगर आप D लिखते हो तो क्या बनेगा, D2। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, लेकिन अब की बार हाइड्रोजन का जो मास है ना, ठीक है, वो कितना है, 2 है। कितना है, 2 है, 1 नहीं है, क्योंकि ड्यूटेरियम केस में हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2। हाइड्रोजन भी 2, और एक का मास कितना है, 2। तो 2 हाइड्रोजन है, एक का मास 2 है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 4। ऑक्सीजन वही है, ऑक्सीजन एक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन 1 है और मास कितना है, 16। तो इसका रेशियो निकालें, कितना आ जाएगा, 4:16। तो यहाँ से 4:16 का रेशियो सिंपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:4। कितना आ जाएगा, 1:4। तो पहले वाले केस में कितना है, 1:8, और दूसरे वाले में कितना है, 1:4। तो सेम नहीं आया, तो ये फेल हो गया। ठीक है, तो आइसोटोप इसी तरह आइसोमर में निकालेंगे तो भी सेम नहीं आएगा। तो आइसोटोप हुआ, आइसोमर हुआ, इस केस में यह फेल हो जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन काम नहीं करता। ठीक है, नंबर थर्ड,
तो तीसरी लिमिटेशन क्या है कि द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डज नॉट होल्ड गुड फॉर नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो अच्छा नहीं है नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड के लिए भी। उस केस में भी क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है, क्योंकि दिस इज बिकॉज द नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड डू नॉट हैव ए फिक्स कंपोजिशन। क्योंकि जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है उनके जो मास का रेशियो है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि उनमें वो लाइज करते हैं। जैसे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के कंपाउंड आपके पास में, जैसे टाइटेनियम हाइड्राइड है, TiH, इसका जो कंपोजिशन वो रेंज है वो लाई करती है मास की 1.5 से लेके 1.8। तो इसमें क्या हुआ कि जो मास है वो फिक्स ही नहीं है, और जब तक मास फिक्स नहीं होगा तो हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सोल्व कर ही नहीं सकते। तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड के लिए केस में फेल हो जाता है। इसका कारण यही है कि भाई, क्योंकि जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है उनकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स नहीं होती, और जब तक मास फिक्स नहीं होगा तब तक हम, ठीक है, डाटा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड केस में भी जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाता है, हमारा फेल हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।